जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज का सेशन बिजनेस स्टडी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 3, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। याद रखेंगे ये प्रश्न जो है, सभी प्रश्न आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन समय को देखते हुए इन सभी प्रश्नों का जो विश्लेषण होगा वो हम तीव्र गति से करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही समीप है। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन एफर्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो आप याद रखेंगे उपरोक्त तीनों जो है ऑप्शन वो क्या है, बिल्कुल सही है सर। एक मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बिल्कुल सही है सर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये भी सही है। मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन एफर्ट, ये भी सही है। यानी उपरोक्त तीनों जो है विकल्प हमारा सही है। दैट्स द रीजन द करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, नॉर्मल होगा या एवरेज होगा। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा सर, मिनिमम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस रीजन से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर आर, यानी वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण जो है वो श्रमिकों के कार्य के आवर में क्या चेंजेज हुआ, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर सी नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी एवरेज। आप देखिए सर, बोल रहा है कि बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर, तो वर्कर का काम करने का जो समय था वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। लेकिन प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। याद रखेंगे, प्रोडक्शन अगर पूछेगा तो इंक्रीज में टिक लगाएंगे, और काम करने का आवर अगर पूछेगा तो डिक्रीज में टिक लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान। निम्न में से कौन सा अस्थायी उपयोगी योजना के प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा हुआ, और जिस भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहे उस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष समय देके हम एक बार दो बार पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका वैल्यू बढ़ जाता है सर नॉट लगाने के बाद, और क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब भी प्रश्न में नॉट लिखा रहे तो हम उसका थोड़ा महत्व देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे फिर से, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अस्थायी उपयोगी योजना प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम एक ही बार यूज करते हैं सर, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रॉफिट अर्निंग बिल्कुल सही है सर, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, और पॉलिसी डिटर्मिनेशन ये भी है। यानी एक मैनेजमेंट जो है, एक जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट में उपरोक्त तीनों कार्य को करता है। तीनों कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से सर, प्रॉफिट अर्निंग ये भी, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी, ऑप्शन नंबर सी पॉलिसी डिटर्मिनेशन ये भी, उपरोक्त तीनों करेक्ट है। दैट्स द रीजन हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि टेलर साहब का जन्म जो है वो कहां हुआ था। तो टेलर साहब का जन्म जो है वो कहां पे हुआ था सर, यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क ऑन टाइम। इस पे थोड़ा सा सर हम लोग समय देंगे, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि अगर हम काम को
अगर हम काम को, किसी भी काम को समय पर पूरा करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे सर, अगर हम काम को समय पे पूरा करेंगे तो उसे हम इफेक्टिवनेस कहेंगे, और अगर हम कॉस्ट पे कंप्लीट करेंगे तो उसे हम इफिशियंसी कहेंगे। यह ध्यान रखेंगे, यहां पे गलत होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि लोग, स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो जब अगर लागत लिखा रहे प्रश्न में कि अगर किसी भी काम को एक लागत, किसी विशेष लागत में कंप्लीट किया जा रहा है तो वो वहां पर इफिशियंसी होगा। कॉस्ट अगर वर्ड उपयोग कर दे तो इफिशियंसी, और अगर टाइम शब्द का प्रयोग कर दे तो इफेक्टिवनेस। तो यहां पर आप ध्यान से प्रश्न को देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहां पर शब्द का जो प्रयोग है वो क्या है? इफेक्टिवनेस यानी टाइम का है। तो दैट्स रीजन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अमेरिकन मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्लानिंग इज, प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है सर। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, मेंटल प्रोसेस है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा प्लानिंग, प्लानिंग क्या है? तीनों, उपरोक्त तीनों चीजें सही है। प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड भी है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी है, मेंटल प्रोसेस भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ गुड प्लान इज, अ गुड प्लान कैसा होता है? और गुड प्लान जो है वो एक्सपेंसिव नहीं सर, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। गुड प्लान एक्सपेंसिव नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सर बैलेंस्ड, हाँ ये अच्छा है, पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर डी, रिगिड नहीं, रिगिड नेचर का भी नहीं होना चाहिए। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस्ड नेचर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण का अर्थ। तो याद रखें, केंद्रीकरण का मतलब होता है सर अधिकारों का धारण, यानी सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया जब हम अधिकार को अपने पास रखेंगे, अधिकार का बंटवारा नहीं करेंगे। अगर हम अधिकार का बंटवारा कर देंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन, और अधिकार को हम अपने पास रखे रहेंगे तो क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइजेशन। क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइजेशन। अभी आप देखेंगे कि जो भी ऑथोरिटी है, जो भी अधिकार है, वो बड़े बड़े फर्म जो हैं वो क्या करते हैं? अधिकारों को बांट देते हैं। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछे कि बड़े फर्म के लिए क्या उपयोगी है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप क्या टिक लगाएंगे? बड़े फर्म के लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन उपयोगी है, और छोटे फर्म के लिए सेंट्रलाइजेशन उपयोगी है। सेंट्रलाइजेशन में हम अधिकारों को अपने पास रखते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम अधिकारों को बंटवारा कर देते हैं। अधिकारों को अलग अलग व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 12, डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर जो निर्भर करेगा वो क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी इच्छा की प्रबलता को अधिक महत्व दिया जाता है। दैट्स द रीजन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर, आपसे पूछा जा रहा है कि अनौपचारिक संगठन की दशा में जो सत्ताएं होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए डिसेंट्रलाइज, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेंट्रलाइज, ऑप्शन नंबर सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा वाद विवाद वाली बात आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका हमारा 13 में, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें अधिकारियों को जो है वो क्या अधिकार बांट दिया जाता है? कैसे? इक्वली बांटा जाता है, ठीक है, या फिर पूछा जाता है नहीं बांटा जाता यानी सेंट्रलाइज अपने पास ही रख लेते हैं, या डिसेंट्रलाइज यानी बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बंटवारा कर दिया जाता है, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसेंट्रलाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टाइप ऑफ वर्क ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, किस प्रकार के काम के अधिकारों को बंटवारा आप नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं? तो आप बताइए, जब आप सीक्रेट वर्क कर रहे हैं, कोई गोपनीय काम कर रहे हैं, और गोपनीय काम में अगर बंटवारा कर देंगे सर, तो ये तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए ना, फिर वो काम गोपनीय रहेगा ही का, सीक्रेसी कहाँ रहेगा? तो जब सीक्रेसी वाला काम रहेगा तो वहां पर हम अधिकारियों का बंटवारा नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? करेक्ट आंसर हमारा होगा
क्वेश्चन नंबर 14 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग। स्टाफिंग पर जो हम पैसा खर्च करते हैं वो क्या है? तो नियुक्तिकरण पे जो भी पैसा खर्च किया जाता है सर, वो हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है सर? क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। इन्वेस्टमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि स्टाफिंग इज, स्टाफिंग जो है वो क्या है हमारा? पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसमें हम आपको बता रहे सर, इसमें बुक में जो आंसर मेंशन होंगे आपको, ठीक है, वो आपको आंसर मिलेंगे डी नंबर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें करेक्ट आंसर सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर बात करें, अगर आप सी भी टिक लगाते हैं तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, अगर आप डी भी टिक लगाएंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो आप बुक के अनुसार अगर जाते हैं तो करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टाफिंग जो है वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी होता है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग जो है वो आप अपने अनुसार लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप बुक के अनुसार जाएंगे तो डी नंबर टिक लगाएंगे, ठीक है, और नहीं फिर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या होगा? तो हमारा एम्प्लॉय ट्रेनिंग नेसेसरी होता है। क्या होता है सर? नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड, जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड प्रमोशन, ट्रांसफर, रिटायरमेंट, ट्रेनिंग। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित नहीं है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित नहीं है, फिर से नहीं वाला क्वेश्चन है। तो जहां पर कर्मचारियों को का विकास सम्मिलित नहीं है, ट्रांसफर नहीं, इसमें तो होगा, प्रमोशन इसमें भी होगा, ठीक है। उसके बाद बोला ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में तो बिल्कुल होगा सर, तो किस में नहीं होगा? रिटायरमेंट जब हो जाएगा तो उसमें कर्मचारियों का विकास जो है वो संभव नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिटायरमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ, उत्पादन रेखा पर, आपको याद रखेंगे जब कार्यों के आधार पर बांटा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को तो उसे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और जब प्रोडक्ट के आधार पर बांटा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन स्टाफिंग सिलेक्शन इज डन ऑफ, इन स्टाफिंग सिलेक्शन इज डन ऑफ, आपसे पूछ रहा नियुक्तिकरण के अंतर्गत चयन किया जाता है टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल। तो ये तीनों उपयुक्त होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये तीनों के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपको पता होगा ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं सर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, नॉट लिखा हुआ, कौन सा, नॉट अ मेथड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, ये पहचानना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जो सम्मेलन है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है रिटायरमेंट, बिल्कुल रिटायरमेंट इंक्लूड होता है सर, सिलेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट भी इंक्लूडेड होता है, यानी भर्ती भी इसमें सम्मिलित है, चयन भी सम्मिलित है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जो है सर प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, यानी ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये तीनों उपयुक्त जो है वो सम्मिलित किए जाते हैं। दैट्स द रीजन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 23 में, प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको याद रखना है कि जो प्रमोशन है, ट्रांसफर है और ले ऑफ है, ये तीन चीजें जो हैं सर वो किसके अंदर आएंगे? तो आप बताएंगे ये तीनों चीजें इंटरनल सोर्स ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे। आपको याद रखना है ये तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन आपको दिखेंगे वो सब के सब किस में होंगे? एक्सटर्नल के होंगे। लेकिन ये तीन कौन कौन सा सर? ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ। अगर ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं तो ये तीनों आपको दिखेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और इससे अतिरिक्त जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा वह सब क्या होगा सर? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रमोशन और ट्रांसफर जो है वो कौन सा सोर्स है, इंटरनल या एक्सटर्नल, या दोनों? आप बोलेंगे सर दोनों नहीं है, ये कौन सा है? इंटरनल है। नेक्स्ट आपका शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जब हम एक जॉब से दूसरे जॉब में हम शिफ्ट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संगठन के जीवन में नियोजन किया जाता है, प्लानिंग इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन।
यानी संगठन के जीवन में नियोजन किया जाता है, एक बार, दो बार या कभी कभी या निरंतर? तो सर निरंतर किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा योजना का वह प्रकार है जो प्रतिद्वंदियों की योजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार किया जाता है? तो देखिए जहां पर आपको ऑप्शन में देखेंगे कंपटीटर्स को ध्यान देकर अगर हम जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे तो उस तरह का पॉलिसी को जो है हम लोग क्या कह देते हैं सर? प्लान को क्या कह देते हैं? स्ट्रैटेजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यानी कि जब हम कंपटीटर को ध्यान में रखकर प्लान तैयार करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी कहेंगे सर। क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग क्या है? टू प्लान, टू कंट्रोल, टू डायरेक्ट, टू अपॉइंट द पर्सन टू ऑन वर्क। तो स्टाफिंग क्या होता है? व्यक्तियों को कार्य पर लगाना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अफवाहों को बढ़ावा देने के लिए संगठन का स्वरूप को समझा जाता है। ठीक है, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा रहा है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द रूमर्स इज नोन एज द रूमर्स, यानी कि अफवाह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बढ़ावा दिया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें अफवाहों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यह डिटरमाइन नहीं होता है कि कौन किसके सुपीरियर हैं और कौन किसके सबऑर्डिनेट है, जिसके कारण से यहां पर अफवाह को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मींस डेलीगेशन ऑफ, अधिकार के भारापन का आशय है अधीनस्थों का फिलिंग द ब्लैंक्स वर्क एंड रिलेटेड ऑथोरिटी। तो क्वेश्चन नंबर करेक्ट 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्य एवं संबंधित अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 30, टू मेक delegation effective it is necessary that responsibility is also delegated with filling the blanks। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है उत्तरदायित्व के साथ अधिकार भी हो। क्या हो? अधिकार भी हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए, अधिकार का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, कोऑर्डिनेशन जो है वो एस्टैब्लिश्ड है बिटवीन ऑल ऑफ द एबव, यानी टॉप लेवल में भी, मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है कि सुपरविजन जो है, ठीक है, ये किसके अंडर आता था? आप याद रखेंगे कि जो सुपरविजन है और फॉरमैन है वो किसके अंदर आते हैं? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे सर? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 के फिलिंग द ब्लैंक्स के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों के साथ उनके साथ मिलजुल कर काम करने एवं कराने की कला, ये कथन किसने कहा था? ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू फिलिंग द ब्लैंक्स मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपुल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है सर वो कुटंज एंड ओडोनल साहब कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंड दैट इज डिस्ट्रॉय इट, यानी यह स्टेटमेंट किसने कहा था? आपसे पूछा जा रहा, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो है वो कौन कहा था सर? तो यह कथन ड्रकर साहब ने कहा था। कौन कहा था? ड्रकर साहब ने कहा था। नेक्स्ट है आपका सर क्वेश्चन नंबर 35, इन एन इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। क्या होगा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, नन ऑफ द एबव। बोल रहा है उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। इन एन एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड, ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो याद रखेंगे टॉप लेवल के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आएंगे, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वृहद योजना जानी जाती है। वृहद योजना जानी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, कार्यक्रम के रूप में कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब हम वृहद योजना, बड़ा योजना बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्यक्रम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है सर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट्स द रीजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्लानिंग का आखिरी यानी लास्ट स्टेप क्या है, तो आखिरी अंतिम चरण जो है वो प्लानिंग का क्या होगा सर? अंतिम चरण होगा फॉलो ऑफ एक्शन। क्या होगा? फॉलो ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स द्वारा प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है।
मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड थ्रू, तो डिलीगेशन के थ्रू यानी कि भारापन के थ्रू जो है वो मैनेजमेंट का क्या होता है सर, स्वतः विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से एक ही आदेश प्राप्त हो तो वैसे स्थिति को क्या कहा जाता है, वैसी स्थिति को हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो हेनरी फॉरेल के द्वारा दिया गया 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है, और यूनिटी ऑफ कमांड यह बताता है कि एक अधिकारी को एक समय पे एक ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। अगर उसे एक से अधिक आदेश प्राप्त होगा तो वह कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा, वह भ्रम की स्थिति में रहेगा कि वह किस अधिकारी को बात को पहली प्राथमिकता दे और किस अधिकारी की बात को जो वो बाद में प्राथमिकता दो। इस रीजन से यह स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए कहा गया है यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक अधिकारी को एक समय पे एक ही काम सौंपे जाने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लान। इसमें से कौन सा जो है वो प्लान नहीं है, निम्न में से कौन सा योजना का प्रकार नहीं है। बजट, ठीक है, बजट, ठीक है, कार्यविधि, प्रोग्राम और मोटिवेशन। तो आपको पता होगा सर मोटिवेशन जो है सर वो क्या नहीं है, तो मोटिवेशन जो योजना का प्रकार नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार से हमारा 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो सीरीज था, तीसरा सीरीज, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया सर। और तहे दिल से आपको सर इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।